वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हीरा एंड आरसी के बारे में जानेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मी। और आज का जो वीडियो हीरा एंड आरसी, और इसमें आज जानेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीरा एंड आरसी। ऑलरेडी हमने पहला वीडियो में देखा था हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क कंट्रोल, और उसके साथ साथ हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट। पहला वीडियो में हैजर्ड के बारे में जाने थे, उसके बाद रिस्क असेसमेंट, और तीसरा वीडियो में रिस्क कंट्रोल के ऊपर जाने था। और आज जानेंगे कैसे जो हमने 1 to 3 वीडियो में देखा था उसको कैसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ हीरा एंड आरसी। सो लेट्स बिगिन। इसमें जो कंटेंट रहेगा, पहला रहेगा लीजेंड, ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क मैनेजमेंट रेगुलेशन, ओवरव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सो पहला हम देखेंगे लीजेंड क्या है। लीजेंड में जनरली आपका जो टीम मेंबर आप उसको कैसे फॉर्म कर रहे हो इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट लीडर, आपका जब रिस्क मैनेजमेंट जो कमेटी बनाएंगे उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट एक लीडर होना चाहिए, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट कुछ मेंबर होते हैं और ये ऐसे ड्राइव होते हैं। पहले रिस्क मैनेजमेंट लीडर, अंडर देम रिस्क मैनेजमेंट टीम काम करता है। और नेक्स्ट रह जाएगा आपका जो रिस्क को कैसे असेस करेंगे, दैट मीन्स रिस्क असेसमेंट लीडर होना चाहिए, और उनके साथ साथ कुछ रिस्क असेसमेंट मेंबर होंगे, और उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। और इसमें आपका फॉर्म एंड सैंपल आप दोनों को क्रॉस चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस गाइड एम्स टू प्रोवाइड बेसिक गाइडेंस इन इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट दैट इज RM एट वर्क प्लेस। आपका जो वर्क प्लेस है आप कैसे उधर रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में बताता है। और नेक्स्ट हो जाएगा द पोटेंशियल इंसिडेंट कैन बी प्रिवेंटेड व्हेन हैजर्ड्स आर आइडेंटिफाइड एंड रिस्क आर मैनेज। ये बात करता है आपका जो पोटेंशियल हैजर्ड है, जहाँ पे आपका जो इशू है कि रिस्क जो है उसके बारे में बात करता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हो इसके बारे में बात कर रहा है। तो नेक्स्ट हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट रेगुलेशन के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट रेगुलेशन क्या होता है? ये बात करता है कि जो कि वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट जो होता है उसके बारे में बात करता है। जैसे कि वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ, दैट मीन्स रिस्क मैनेजमेंट रेगुलेशंस इज वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ, दैट इज WSH एक्ट। और उसमें आप देखोगे कि अंडर दिस रेगुलेशन ऑल वर्क प्लेस आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट फॉर रूटीन एंड नॉन रूटीन वर्क। आपका जो भी काम चल रहा है, चाहे वो रूटीन वर्क हो या नॉन रूटीन वर्क हो, आप उसको ऑडिट करते हो और उस रिस्क के जो असेसमेंट करते हो। और ये आपका एक जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, चाहे गवर्नमेंट का हो या आपका कंपनी का हो, ये एक मैनेजमेंट का एक तरीका होता है रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए, सो दैट वो अपडेटेड रहते हैं कि उनके वर्क प्लेस हो या उनके ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क लेवल क्या है, सो दैट उस बेसिस में वो आगे काम कर सके। नेक्स्ट हो जाएगा ओवरव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओवरव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में क्या है? रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, ये क्या क्या किसमें इन्वॉल्व है? जैसे कि आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विथ वर्क। आपको जो सेफ्टी रिलेटेड हो या आपका हेल्थ रिलेटेड हो, उस रिलेटेड जो भी पोटेंशियल है आपको उसको फाइंड आउट करना है। और ये बात करता है कि असेसिंग द रिस्क इन्वॉल्व, और उस रिलेटेड जो रिस्क है उसके ऊपर बात करता है। और इसको प्रायोरिटाइज किया जाता है, जैसे कि प्रायोरिटाइजिंग मेजर्स टू कंट्रोल द हैजर्ड्स एंड रिड्यूस द रिस्क। आप जो भी आपका जो सेफ्टी हैजर्ड है उसको प्रायोरिटाइज करते हुए आप इसके ऊपर एक्शन लेने के ऊपर बात करता है। दैट मीन्स कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क। आपको उसके जो रिस्क है उसको कंट्रोल करना है और उसको कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर करना चाहिए, सो दैट ये जो रिस्क मैनेजमेंट टीम का जो काम है इसके बारे में बात होता है। और नेक्स्ट हो जाएगा कम्युनिकेटिंग दिस रिस्क टू ऑल अफेक्टेड पर्सन। आपको पहला बेसिक हो जाता है कि जो लोग काम करते हैं उनको कम से कम उनके नॉलेज में होना चाहिए वो कौन सा रिस्क में वो काम कर रहे हैं, सो दैट वो अवेयर होते हुए रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। और ये एक मैनेजमेंट का एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज क्या क्या रहता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला हो जाएगा एम्प्लॉयर, जो ओनर है उसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तो वो रहता है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर पहला हो जाएगा रिस्क असेसमेंट, दैट मीन्स RA। उसका वो इंश्योर करता है कि दैट मीन्स RA इज कंडक्टेड एंड अवेलेबल फॉर वर्क एक्टिविटीज। वो इंश्योर करता है कि रिस्क असेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सभी वर्क जो एक्टिविटी चल रहा है उस रिलेटेड में जो भी रिस्क असेसमेंट उसके ऊपर वो बात करता है। जैसे कि रिक्वायर्स RA अपडेटेड टू बी प्रोवाइडेड इन रेगुलर
मीटिंग, रेगुलर मीटिंग में जो वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ के ऊपर बात हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो भी अपडेट उसमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जैसे कि इंश्योर और भी करता है, रिव्यू करता है, रिवाइज करता है। वंस इन एवरी 3 ईयर में वो रिवाइज भी किया जाता है, और उसमें क्या एक्सीडेंट था, क्या नियर मिस था, क्या डेंजरियस और अकुरेंस था, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और ये सिग्निफिकेंट चेंज जो है जहाँ पे भी होता है, जैसे कि वर्क प्लेस हो गया, आपका फैसिलिटी हो गया, आपका वर्क प्रैक्टिस हो गया, वर्क प्रोसीजर हो गया, जहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कुछ चेंजेस होता है उसके बारे में भी अपडेट किया जाता है। और उसके साथ साथ जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन वर्क सेफ्टी और हेल्थ के रिस्क जो रिलेटेड है उसके ऊपर भी टाइम टू टाइम आपका एम्प्लॉयर अपडेटेड होते हैं और उस रिलेटेड भी वो एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे और क्या काम उनका रह गया। उसके साथ साथ उनका और भी काम रहता है, जैसे कि रिस्क कंट्रोल मेजर, आरसीएम के ऊपर भी बात करता है। उनका ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो जो रिस्क है उस रिलेटेड जो एक्शन है वो इम्प्लीमेंटेड हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसका हायरार्की क्या है, और ये जो रिस्क असेसमेंट जो रिस्क कंट्रोल मैनेजमेंट टीम होता है उसको सपोर्टिंग करते हैं। और ये रहता है उनका एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कैसे उसको इलिमिनेट किया जाए और कैसे मिनिमाइज किया जाए, चाहे वो आपका वो फोर्सेबल रिस्क जो है उसको कैसे आप अवॉइड करें उसके ऊपर बात करता है। और जो रिस्क रजिस्टर है वो अप टू डेट होना चाहिए और सभी टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। और जो रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड है वो जो कि 3 साल तक उनको रखना पड़ता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर जो लोग काम करते हैं उनके रेगुलेटेड जो भी रिस्क असेसमेंट है और इम्प्लीमेंटेड रिस्क कंट्रोल मेजर्स है वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए उनको सभी को इंश्योर करते हैं, नहीं सभी जो लोग भी काम उनके साथ जुड़े हुए हैं सब सेफ है, और जो भी रिस्क है उसके ऊपर सब कुछ मेजर्स लिया गया है। ये एम्प्लॉयर का एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और ये एक जो रेगुलेटरी होता है गवर्नमेंट का हो उसके हिसाब से उनको ये सब ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा, हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर का तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो उस बेसिस में एम्प्लॉयर कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन में इसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, और जो मैनेजर है उनका सब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। पहले हम देखेंगे मैनेजर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैनेजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है, पहला उसका हो गया सेम रिस्क असेसमेंट, दैट मीन्स वो इंश्योर आरए इज कैरिड आउट एंड अवेलेबल फॉर ऑल वर्क प्लेस। इंश्योर वो करते हैं कि सभी जगह पे रिस्क असेसमेंट हो रहा है, और चाहे वो छोटा प्रोसेस कुछ भी हो, चाहे वो आपका रूटीन प्रोसेस हो या आपका ऑफ रूटीन प्रोसेस हो, उसके ऊपर भी बात करता है। और ये अप्रूव लेता है, अप्रूव आरए एंड इंश्योर रिस्क लेवल इज नॉट रिलेटेड टू हाई रिस्क, ये इंश्योर करते हैं हाई रिस्क रिलेटेड नहीं है, रिस्क लेवल उससे नीचे है, ये अप्रूव उसी हिसाब से करते हैं। और नहीं उसके साथ साथ ये रिव्यू और रिवाइज करते हैं रिस्क असेसमेंट को, और एवरी 3 ईयर्स में। और ये इंसिडेंट और नियर मिस डेंजरियस अकुरेंस के ऊपर भी ध्यान देते हैं, और वर्क प्लेस का जहीं पे कुछ चेंजेस हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन रहता है कि वर्क सेफ्टी हेल्थ के ऊपर उसका भी ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिस्क कंट्रोल एंड मेजर्स में। रिस्क कंट्रोल एंड मेजर्स में वो पहले एक एक्शन प्रिपेयर करते हैं टू इम्प्लीमेंट आरसीएम, और ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो आरसीएम है आरसीएम वो कैरी आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं उसके इफेक्टिवनेस के ऊपर, और ये इंश्योर करते हैं कि एक सेफ वर्क प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, और उसके साथ साथ लोग जो भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो खतरा है वो कम है। और ये रिव्यू करते हैं रिस्क असेसमेंट को, और इफ एनीथिंग गोज बियॉन्ड देन रिस्क कंट्रोल मेजर्स उसके ऊपर लिया जाता है। और ये भी इंश्योर करते हैं कि रिस्क कंट्रोल मेजर जो लिया गया है वो सफिशिएंट है, एडिक्वेट है या नहीं है, उसके ऊपर बात करता है। और ये जो रिस्क रजिस्टर है उसको भी वो अपडेटेड रहते हैं, अपडेट करते हैं और उसको ऑल टाइम अवेलेबल रखते हैं। और उसके साथ साथ मैनेजर का और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर का और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड को, और इसको 3 साल के लिए रखते हैं गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेटरी के हिसाब से, और कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर के लिए भी वो इंश्योर करते हैं। और नेक्स्ट उसके साथ साथ कम्युनिकेशन, जैसे कि इंश्योर ऑल पर्सन्स एक्सपोज टू द रिस्क आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द नेचर ऑफ रिस्क, रिस्क कंट्रोल मेजर, सेफ वर्क प्रोसीजर, इसके ऊपर भी कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉय के ऊपर, एम्प्लॉय का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है।
जो उसका पहला हो जाएगा रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मतलब उनको अंडरस्टैंड होना चाहिए क्या हजार्ड है, पॉसिबल इंजरी क्या है ये, और हेल्थ के लिए क्या खराब है उनको पता होना चाहिए, और उस बेसिस में वो एक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए, जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। और रिस्क कंट्रोल मेजर्स जो है, जो आरसीएम होता है उसको वो कंप्लाई करते हैं कि ऑल रिस्क कंट्रोल मेजर के ऊपर, और वो आधर टू सेफ वर्क प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड एट द वर्क प्लेस उसको वो फॉलो करते हैं। और कम्युनिकेशन होता है कि मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं कि न्यू हजार्ड के ऊपर, रिस्क के ऊपर, वे टू रिड्यूस हजार्ड रिस्क, और क्या सिम्टम्स उन्होंने देखा उसको मैनेजर को वो टाइम टू टाइम वो इन्फॉर्म करते हैं, और ये रिपोर्ट करते हैं यानी ऑन सेफ बिहेवियर ऑफ अदर वर्कर के बारे में भी वो कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। व्हाट आर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? पहला हो जाएगा आपका प्रिपरेशन, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिस्क असेसमेंट, नेक्स्ट हो जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, और लास्ट है आपको रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये होता है कि एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का ऊपर। और पहला जो प्रिपरेशन है उसमें आपको एक टीम फॉर्म करना पड़ता है, और आइडेंटिफाई टास्क ऑफ ईच प्रोसेस, गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और जो रिस्क असेसमेंट होता है उसमें आपको हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, वो रिस्क इवैल्यूएशन एंड रिस्क कंट्रोल, ये रिस्क असेसमेंट में किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू में इसमें आपको 5 काम करना पड़ता है। वो क्या क्या है? जैसे कि ऑब्टेन एम्प्लॉयर एंड मैनेजमेंट अप्रूवल, कम्युनिकेट द हजार्ड्स एंड देयर कंट्रोल्स, इंप्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स, ऑडिट एंड रेगुलर इंस्पेक्शंस, रिव्यू और रिस्क असेसमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस। जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है वो होता है मस्ट बी अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, कीप फॉर एटलीस्ट 3 years। तो ये एक टोटल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहला जो प्रिपरेशन है कैसे आप टीम फॉर्म करेंगे। जो टीम फॉर्म होता है वो पहले बात करता है कि कैसे आप टीम फॉर्म करेंगे, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है उसके अपॉइंटमेंट के ऊपर बात करता है। तो ये पहले टीम जो फॉर्म होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टीम, दैट मीन्स द एम्प्लॉयर अप्रूव करता है कि कौन रिस्क मैनेजमेंट टीम का लीडर बनेंगे, कौन उसमें रिस्क मैनेजमेंट टीम मेंबर कौन कौन होंगे, और वो इंश्योर करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट टीम इज ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट इन रिस्क मैनेजमेंट, उस बेसिस में वो सिलेक्ट करते हैं। और जो रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट टू असिस्ट रिस्क मैनेजमेंट टीम इफ फर्दर असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, एक कंसल्टेंट वो हायर करते हैं, और उनका काम रहता है कि जो टाइम टू टाइम रिस्क मैनेजमेंट टीम और लीडर को वो असिस्ट करते हैं, साथ साथ उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनका जो नॉलेज गैप है उसको मिनिमाइज करते हैं। तो ये एम्प्लॉयर का काम होता है कि कैसे पहले टीम रिस्क मैनेजमेंट टीम इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्री रिक्विजिट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए एक रिस्क मैनेजमेंट लीडर। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्री रिक्विजिट्स रोल्स ऑफ ए रिस्क मैनेजमेंट लीडर, और क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि उनका रिस्क मैनेजमेंट लीडर जो है उनका और भी एक्टिव प्री रिक्विजिट होता है, जैसे कि गुड नॉलेज ऑफ वर्क एक्टिविटीज, कॉम्पिटेशन इन रिस्क मैनेजमेंट, अटेंड ए कोर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। और उसमें कंपोजिशन में जनरली क्या रहता है, इसमें रहता है कि कंप्राइज द स्टाफ्स वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स एंड डिसिप्लिन एंड वर्क एरियाज, जैसे कि मैनेजमेंट स्टाफ, एरिया मैनेजर, इंजीनियर, रिस्क असेसमेंट लीडर्स, सुपरवाइजर्स, प्रोडक्शन ऑपरेटर्स। तो ये सबको लेते हुए उनको काम उनको पूरा कंसिडर करते हुए उनका जो भी सबको एक डायरेक्शन में लेना पड़ता है कि रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल के ऊपर। मेन फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टीम क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट लीडर होते हैं, उनके अंडर में रिस्क मैनेजमेंट मेंबर जो है वो काम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो लीडर है वो गाइड करते रहते हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट मेंबर को। और इसमें जो फंक्शन होता है वो होता है अंडरस्टैंड द वर्क प्लेस प्रोसेस, सेट रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, और सेट रिस्क असेसमेंट बाउंड्रीज, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट वाइज, फंक्शन वाइज और वर्क एक्टिविटी वाइज, और असाइन रिस्क असेसमेंट टीम टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट फॉर स्पेसिफिक एरियाज, और डिसाइड ऑन हजार्ड्स रिव्यू पीरियड। तो ये बात करता है कि रिस्क असेसमेंट जब होता है तो इनका जो टीम मेंबर है वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो रिस्क असेसमेंट टीम को जवाब देते हैं, और चाहे वो आपका डिपार्टमेंट वाइज हो, फंक्शन वाइज हो, एक्टिविटी वाइज हो, और जो भी हजार्ड है उसके ऊपर ये काम करता है। और इनका एक बेसिक ये होता है कि जो वर्क प्लेस है उनका जो नॉलेज है उनका अच्छा होता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव है और जो बाउंड्री है ये लोग उसको डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट टीम के बारे में।
रिस्क असेसमेंट टीम जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट टीम एंड रिस्क मैनेजमेंट टीम, इसका ये होता है कि वो अपॉइंट करता है कि रिस्क असेसमेंट लीडर अमंग द रिस्क मैनेजमेंट मेंबर्स। जो भी मैनेजमेंट का मेंबर रहेंगे उन इन बिटवीन मेंबर से आप किसी एक को चुनते हो कि रिस्क असेसमेंट लीडर कौन रहेगा, और रिस्क असेसमेंट जो लीडर होते हैं वो फर्दर उनका एक मेंबर रहते हैं और ये असिस्ट करते हैं पूरा असेसमेंट प्रोसेस को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्री रिक्विजिट्स रूल्स ऑफ ए रिस्क असेसमेंट लीडर का। सो प्री रिक्विजिट एंड रोल्स ऑफ ए रिस्क असेसमेंट लीडर क्या होता है, उसमें होता है कि मेंबर ऑफ ए रिस्क मैनेजमेंट टीम। ये रिस्क मैनेजमेंट टीम जो है जो एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया था उन्हीं मेंबर से कोई एक मेंबर होता है कि रिस्क असेसर, और उसमें उनका जो रोल होता है कि ये एक रिस्क असेसमेंट टीम बनाते हैं और ये लीड एंड कोऑर्डिनेट करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को, और ये प्रोवाइड करते हैं, अपडेट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को ऑन रिस्क असेसमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड रिस्क कंट्रोल मेजर्स। क्या मेजर्स है उसका, क्या उसका अभी का करंट कंडीशन क्या है, उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन का जो स्टेजेस है वो क्या है, इसके बारे में असेस करते हुए पूरा मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो रिस्क असेसमेंट मेंबर का प्री रिक्विजिट क्या होता है, तो ये होता है गुड नॉलेज होना चाहिए, जो भी वर्क एक्टिविटी चल रहा है उनके बारे में उनका नॉलेज होना जरूरी होता है। और जो उनका ये होता है कि वो जो स्टाफ है, वर्कर है, जो भी वर्क के साथ इन्वॉल्व है, एज वेल एज आप जो कॉन्ट्रैक्टर है कि सप्लायर है, वो सबके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाते हुए वो अच्छे से असेस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मेन फंक्शन ऑफ ए रिस्क असेसमेंट लीडर, और क्या हो सकता है उनका एक रहता है कि कंडक्ट रिस्क असेसमेंट विद इन द एरिया असाइंड बाय रिस्क मैनेजमेंट टीम, डिटरमाइन इफ द hazard कुड बी ब्रिंग हार्म बियॉन्ड देयर वर्क एरिया, प्रिपेयर इन्वेंट्री ऑफ वर्क एक्टिविटीज। ये जो रिस्क असेसमेंट मेंबर है वो रिस्क असेसमेंट लीडर के अंडर में काम करते हैं, और उनका काम होता है कि वो जो रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करते हैं और उसको मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और वो डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, असेस करते हैं hazard क्या है, रिस्क क्या है, उसके बारे में वो डिटरमाइन, और जो मेजर्स लिया गया है वो सफिशिएंट है या नहीं है उसके बारे में वो मैनेजमेंट को अपडेट करते हैं। एक देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क मैनेजमेंट टीम एंड रिस्क असेसमेंट टीम। रिस्क मैनेजमेंट टीम एंड रिस्क असेसमेंट टीम का एक बेसिक होता है, रिस्क मैनेजमेंट मेंबर इज नॉट नेसेसरी एक रिस्क असेसमेंट लीडर। जो रिस्क असेसमेंट मेंबर है वो रिस्क असेसमेंट लीडर नहीं हो सकता, लेकिन ये होता है कि रिस्क असेसमेंट लीडर हुई इज ऑल्सो ए रिस्क मैनेजमेंट मेंबर। तो उसमें हम देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है। जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है, रिस्क असेसमेंट जो टीम का लीडर है, वो लीडर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट टीम का मेंबर होता है, लेकिन रिस्क असेसमेंट टीम मेंबर जो है, टीम मेंबर, वो रिस्क मैनेजमेंट टीम का मेंबर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द टास्क ऑफ ईच प्रोसेस। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि आइडेंटिफाई द टास्क ऑफ ईच प्रोसेस, तो रिस्क मैनेजमेंट टीम टू सेट रिस्क असेसमेंट स्कोप, और इसमें क्या होता है कि डिवाइड द वर्क प्लेस इंटू फ्यू ए डिस्टिंक्ट एरिया और असाइन रिस्क असेसमेंट टीम फॉर ईच डिस्टिंक्ट एरिया, और जो रिस्क असेसमेंट टीम टू प्रिपेयर इन्वेंट्री ऑफ वर्क एक्टिविटी, दैट इज इन्वेंट्री ऑफ वर्क एक्टिविटी, दैट मीन्स IWA। और ये क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर IWA फॉर्म फॉर एरियाज असाइंड बाय द रिस्क मैनेजमेंट टीम, और IWA फॉर्म टू इंक्लूड एक्टिविटी इन्वेंट्री, लोकेशन, प्रोसेस और एक्टिविटी। इस बेसिस में जो रिस्क मैनेजमेंट वो एक स्कोप देता है और उसके साथ साथ क्या एक्टिविटी रहेगा उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो कैसे करता है। गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट टीम टू गैदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट स्कोपिंग। उसमें होता है कि वर्क प्लेस लेआउट प्लान, प्रोसेस और वर्क फ्लो चार्ट, लिस्ट ऑफ वर्क एक्टिविटीज इन द प्रोसेस। आप उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, जो सेफ्टी रिलेटेड है, hazard रिलेटेड है, आप उस रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। पहले आपके पास लेआउट होना जरूर होता है, प्रोसेस के जो है उसका फ्लो चार्ट आपके पास होना जरूर होता है, और जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है, सब एक्टिविटी आप उसको भी प्रोसेस में पूरा डीपली उसको स्टडी करते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट टीम टू कैसे वो गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को, तो जो रिस्क प्रोसेस में कैसे वो गैदर करता है उसके बारे में देखते हैं।
तो उसका ये रहता है कि रिस्क असेसमेंट टीम्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में इसमें पहला होता है लिस्ट ऑफ टूल्स, मशीनरीज एंड मशीन्स केमिकल्स यूज्ड, जो टूल्स है, मशीनरी है, केमिकल्स यूज्ड है, उसके बारे में वो डेटा लेता है। रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इंसिडेंट और एक्सीडेंट का वो भी डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज एंड फीडबैक ऑन वर्कप्लेस सेफ्टी हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, और जो ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू भी लेते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, और जो वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रिपोर्ट उसको भी कलेक्ट करते हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट है पहले जो किया हुआ रहेगा उसको भी वो लेते हैं कंसिडर में। और मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल इंक्लूडिंग सेफ्टी डेटा शीट, जो भी आपका मशीन मैन्युफैक्चर ने जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दिया है उसको भी वो कंसिडर में लेते हैं। और रिलेवेंट लेजिस्लेशन, कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड स्पेसिफिकेशन, जो कि गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको भी वो कंसिडर में लेते हैं। डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल मेजर्स, अभी का रिस्क कंट्रोल मेजर्स क्या है, क्या आपने एक्शन कहाँ कितना एक्शन लिया है, रिस्क आपको कम करने के लिए आपने क्या क्या कुछ काइजन हो कि कुछ ओके हो, कुछ इंप्लीमेंट किए हो, उसके बारे में वो डिटेल्स डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है कि सेफ वर्क प्रोसीजर के ऊपर, जो कि उसके बारे में जैसे वर्क इंस्ट्रक्शन हो गया और SOP हो गया, आपका कॉपीज ऑफ प्रीवियस रिस्क असेसमेंट, आपका जो प्रीवियस आप रिस्क असेसमेंट कुछ किए थे उसके भी डेटा लेते हैं। और उसके साथ साथ आपका मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द वर्कर्स वो भी लेते हैं। तो ये होता है कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकंड स्टेप जो था रिस्क असेसमेंट, जिसमें हम बात करेंगे हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क इवैल्यूएशन, रिस्क कंट्रोल के ऊपर। तो देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या है। रिस्क असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग सेफ्टी हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विथ वर्क एंड असेसिंग द रिस्क इन्वॉल्व्ड and prioritizing the measures to control the hazards and reduce the risk। ये होता है कि रिस्क असेसमेंट का एक प्रोसेस के बारे में वो आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं किसको, ना सेफ्टी और जो हेल्थ हजार्ड है उसको, जो वर्क के साथ एसोसिएटेड हो, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन एरिया के साथ जो एसोसिएटेड हो उसको असेस करते हैं। उसके साथ साथ और जो प्रायोरिटाइज करते हैं कि आपने जो कंट्रोल मेजर्स लिए हैं टू अवॉइड द हजार्ड्स एंड रिस्क, तो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है। मतलब क्या है ना, रिस्क असेसमेंट मस्ट बी अवेलेबल फॉर वर्क ऑल वर्क एक्टिविटी, जो भी आपका एक्टिविटी चल रहा है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आप सबको वो कंसिडर में लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पहला जो है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, व्हाट इज ए हैजर्ड। हैजर्ड क्या है, हैजर्ड होता है एनीथिंग और सोर्स और एनी सिचुएशन विथ द पोटेंशियल टू कॉज बॉडीली इंजरी और इल हेल्थ, जो भी आपका हेल्थ रिलेटेड हो कि इंजरी रिलेटेड हो, उसको जो भी सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करता है। और इसमें हम देखेंगे एक टिपिकल फॉर्मेट देखेंगे कि आप फॉर्मेट में कहाँ भरेंगे हैजर्ड को। तो पहले देख लेते हैं एक रिस्क असेसमेंट फॉर्म को। ये एक रिस्क असेसमेंट का फॉर्म है। इसमें पहले आपको डिपार्टमेंट, प्रोसेस और उसके साथ साथ द प्रोसेस, एक्टिविटी, लोकेशन, ओरिजिनल असेसमेंट डेट और लास्ट रिव्यू डेट, नेक्स्ट रिव्यू डेट के बारे में आप इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। साथ साथ आपको जो रिस्क असेसमेंट लीडर और रिस्क असेसमेंट जो मेंबर है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। और उसके साथ साथ कौन अप्रूव किया, सिग्नेचर विथ नेम, डिजिनेशन एंड डेट एंड कुछ रेफरेंस नंबर जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन नंबर भी आप इधर दे सकते हैं। तो ये होता है कि पहला जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके साथ साथ आपका पहला काम होता है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। आप फॉर्म में कैसे भरोगे जब रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हो। तो पहले आपका रहेगा कि वर्क एक्टिविटी और क्या क्या आपका जो प्रोसेस में क्या क्या आप एक्टिविटी कर रहे हो, उसके साथ साथ उसमें हैजर्ड क्या क्या उस रिलेटेड है और आपको देखना पड़ेगा पॉसिबल इंजरी एंड हेल्थ रिलेटेड क्या है। ये होता है आपका हेल्थ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। ये 3 कॉलम को आपको फिलअप करना पड़ता है। ये होता है आपका हेल्थ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, जो कि रेड कलर बॉक्स में मैंने दे रखा हूँ। तो नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड। ये तो फॉर्म है, आप फॉर्म में कैसे भरेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। और ये हमने ऑलरेडी बात किए हैं कि रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल में बात ऑलरेडी किए हैं, फिर भी और थोड़ा सा देख लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड। हैजर्ड कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, जो कि रिस्क असेसमेंट लीडर वो बात करता है कि आपको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हो, प्रोसेस रिव्यू करते हुए या प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस करते हुए या जॉब सेफ्टी एनालिसिस करते हुए आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि आपका इधर हैजर्ड क्या क्या है। उसके साथ जो B में 2 में है, जो कि लिखा हुआ है कि RA जो रिस्क असेसमेंट
टीम टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ हजार्ड। ये तो आपने हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन उसका सोर्स क्या है, जैसे कि फिजिकल है क्या, मैकेनिकल है क्या, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है क्या, केमिकल रिलेटेड है क्या, बायोलॉजिकल रिलेटेड है क्या, या अदर में, जैसे कि। और नेक्स्ट हो जाएगा रिस्क असेसमेंट टीम टू कंसिडर इफ द हजार्ड वुड कॉज हार्म बियॉन्ड देयर इमीडिएट वर्क ऑफ एरिया। तो इसमें वो बात करते हैं कि कंसिडर करते हैं हजार्ड जो है क्या ये हार्म कर रहा है, क्या कुछ इंजरी और क्या कुछ इम्पैक्ट इसका है क्या, इसके ऊपर वो बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क। हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क, दैट मीन्स लिस्ट ऑल वर्क एक्टिविटीज फ्रॉम द इन्वेंट्री ऑफ वर्क एक्टिविटी, दैट मीन्स IWA फ्रॉम द वर्क एक्टिविटीज कॉलम। दैट मीन्स मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म दिखाया था, इसमें आपको पहले देखना पड़ेगा क्या क्या वर्क एक्टिविटी है, जैसे कि आपका फॉर्कलिफ्ट ऑपरेशन है, कहीं पे आपका मैकेनिकल लिफ्टिंग जो कि क्रेन यूज करते हुए है क्या, कहीं पे आप मैनुअल लिफ्टिंग कर रहे हो क्या, ये आपका वर्क एक्टिविटी हो गया। और आपको सीक्वेंस वाइज आपको करना पड़ता है, जो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सीक्वेंस वाइज करोगे, सो दैट आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लिस्ट ऑल हैजर्ड्स फॉर ईच वर्क एक्टिविटीज इन हैजर्ड कॉलम। आप कैसे भरेंगे, आप कैसे जो हजार्ड को कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो इसमें आपको जैसे कि एक जो फॉर्कलिफ्ट का ऑपरेशन था उसमें क्या हजार्ड हो सकता है, जैसे कि मूविंग फॉर्कलिफ्ट, कोलाइड विथ अदर व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट ड्यू टू स्पीडिंग। स्पीड आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में चलाएगा डेफिनेटली वो किसी को हिट करेगा, इसके ऊपर वो बात करता है। तो और क्या हो सकता है, हमने जैसे कि और देख सकते हैं कि मूविंग फॉर्कलिफ्ट, कोलाइड विथ अदर व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस, पार्ट इक्विपमेंट और ड्यू टू मिसयूज, वो भी मिसयूज हो सकता है। और दूसरा हो गया स्पीड की वजह से भी हो सकता है। आप उसी हिसाब से आपको हजार्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मिसयूज किया या उसका स्पीड की वजह से आपको मिसयूज करेगा तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और आपका जो स्पीड बढ़ेगा तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करता है। तो ये हो गया आपको कैसे आप हजार्ड को आइडेंटिफिकेशन करते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉसिबल इंजरी और हेल्थ में, जो हम हेल्थ आइडेंटिफिकेशन हम अभी कवर कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे पॉसिबल इंजरी और इल हेल्थ रिलेटेड कैसे आप डिफाइन करोगे। तो इसमें आपको लिखना पड़ता है कि पॉसिबल इंजरी में जैसे कि आपका फॉर्कलिफ्ट हिट किया तो इसमें क्या हो सकता है, इंजरी टू द फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर और कोवर्कर, जो भी फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर है उसको भी थोड़ा सा चोट लग सकता है, उसके साथ साथ और जो लोग जिसको हिट किया उसको भी लग सकता है। और उसके साथ साथ उसमें क्या हो सकता है कि फैटलिटी हो सकता है वर्कर का और कोवर्कर का, उसके बारे में भी पॉसिबल लिखता है कि आइदर वो इंजरी हो सकता है या उसका थोड़ा सा मिसयूज किया तो उसका जान के ऊपर भी खतरा है, उसके बारे में भी आप लिखते हो। तो ये हो जाएगा आपका हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में। उसमें हमने क्या क्या देखा, वर्क एक्टिविटी, हजार्ड एंड पॉसिबल इंजरी और इल हेल्थ, उसके ऊपर हमने देखा। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हमारा पहले कवर कर लिए। इसके बाद हम देखेंगे रिस्क इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। जो रिस्क होता है क्या है, रिस्क होता है द लाइक्लीहुड दैट ये हजार्ड विल कॉज ए स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन। तो ये होता है आपका रिस्क। उसमें हम थोड़ा सा फॉर्मेट में देख लेते हैं, इसमें हमको क्या क्या नोट डाउन करना पड़ता है, जैसे कि एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल क्या है, उसके साथ साथ आपका सीवियरिटी, एस होता है आपका सीवियरिटी, एल होता है आपका लाइक्लीहुड और आरपीएन होता है, सबको मैंने बता के रखा हूँ कि आरपीएन है जो कि सीवियरिटी इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर लाइक्लीहुड। सीवियरिटी और लाइक्लीहुड को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आरपीएन निकल के आता है। यह डिपेंड करता है आपका एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल क्या है, उस बेसिस में आपको सीवियरिटी और लाइक्लीहुड आप दोनों को कंसिडर में लेते हो, आरपीएन नंबर निकलते हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैसे आप एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल आप कैसे करोगे। वही सेम एग्जांपल फॉर्कलिफ्ट के ऑपरेशन के ऊपर सेम ऑपरेशन है। तो आपको इधर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रिस्क इवैल्यूएशन में एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल क्या है। ये इसी फॉर्मेट में देख लेते हैं, जैसे कि फॉर्कलिफ्ट ऑपरेशन है, पहले उसने स्पीड से गाड़ी चला रहा था और इसमें हो सकता है उसको इंजरी होगा, फैटल भी हो सकता है। और इसमें जो रिस्क कंट्रोल है हमने दिया था कि डिस्प्ले स्पीड लिमिट साइन, हमने कुछ स्पीड लिमिट का कुछ साइन डिस्प्ले किए हैं सो दैट ऑपरेटर अवेयर रहेगा। और उसके साथ साथ डिस्प्ले का जो साइन लिमिट के साथ साथ हमने कुछ जो मिसयूज करता है, ड्राइवर नहीं है कि दूसरा कोई ड्राइवर आके चला रहा है जो कि सर्टिफाइड नहीं है, उसके लिए भी हमने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हम कंपलसरी कर लिए। तो ये एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल हो गया, साइन भी दे दिए कि इससे आप ज़्यादा नहीं चला पाओगे। तो और दूसरा रह जाएगा आपका जो भी सर्टिफाइड ड्राइवर ही चला है जो कि मिसयूज नहीं करेगा, तो उसका एक आपने कर दिया कि एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप कैसे सीवियरिटी, लाइक्लीहुड एंड आरपीएन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पहले हम देखेंगे द सीवियरिटी क्या होता है, द रेट
द मोस्ट लाइकली सिवियरिटी आउटकम ऑफ द इंजरी इन द एस कॉलम, जो एस लिखा हुआ आपको उधर सिवियरिटी को लिखना चाहिए, और जो एल है आपको उधर लाइकलीहुड रेट के बारे में लिखना चाहिए, जो कि लाइकलीहुड का जो भी रैंकिंग रहेगा आप उसको लिखिए कि व्हिच कॉजेस योर इंजरी और इल हेल्थ, आपको एल कॉलम में लिखना पड़ता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए आपको आरपीएन में लिखना पड़ता है। थोड़ा सा उसी एग्जांपल में देख लेते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। तो आपने साइन को डिस्प्ले किए, सिवियरिटी आपने जो डिफाइन किए उसमें सिवियरिटी रहेगा 4 और लाइकलीहुड है जो कि 2, तो आरपीएन आपका 8 आ गया। और एक नीचे भी डिस्प्ले स्पीड लिमिट आपने दे दिया, तो उसके लिए आपने 5 दिए सिवियरिटी और लाइकलीहुड जो दिया आपने 2, तो आपका आरपीएन है 10। तो जनरली ये डिसाइड करता है कि आपका जो मेंबर है वो डिसाइड करते हैं इसके ऊपर, और ये सबका व्यू लिया जाता है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू हो या आपका जो मीटिंग के थ्रू हो आप ले सकते हो क्या उसका सिवियरिटी रहेगा और क्या इसका लाइकलीहुड होना चाहिए, और उस बेसिस में आप आरपीएन कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका जो कंपेयर द आरपीएन अगेंस्ट द रिस्क मैट्रिक्स, आप कैसे रिस्क मैट्रिक्स जो है और आपका जो आरपीएन है आप कैसे कंपेयर करोगे। दैट मीन्स यू हैव टू कंपेयर द आरपीएन अगेंस्ट योर रिस्क मैट्रिक्स। आपने कुछ रिस्क मैट्रिक्स बना रखे हैं कि आरपीएन नंबर इतना रहेगा तो आप किसको कैसे कंसिडर करोगे, और जो रिस्क असेसमेंट टीम होता है वो एक्शन लेते हैं अकॉर्डिंगली और रिकमेंड करते हैं जो कि उस रिस्क बेस्ड एक्शन को कैसे मिनिमाइज करने के लिए उसको रिकमेंड करते हैं। जैसे कि आपका आरपीएन नंबर 8 है और ये आरपीएन नंबर 10 है, उस बेसिस में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और उस बेसिस में आपको गाइड करना पड़ता है, और या आप रिकमेंड करते हो आपका रिस्क का लेवल क्या है, उस बेसिस में आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ता है। और उसमें हम देख लेंगे कि आप सिवियरिटी में कहाँ पे जो स्कोर है रैंकिंग है, जैसे कि 1 से 5 तक स्केल लिया जाता है, और लाइकलीहुड है जो कि 1 से 5 तक स्केल में लिया जाता है, और आपका जो आरपीएन है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि रिस्क मैट्रिक्स के साथ आप कैसे उसको कंपेयर करते हो, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। कैसे आप भरोगे आरपीएन नंबर क्या रहेगा, तो सिवियरिटी कैसे भरोगे और लाइकलीहुड कैसे भरोगे, और साथ साथ आपका जो रिस्क मैट्रिक्स है उसका क्लासिफिकेशन ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले हम देखेंगे सिवियरिटी स्कोरिंग में क्या होता है। सिवियरिटी स्कोरिंग में हमने जो एस कलम में जो डालेंगे वो था कि 1 से 5 तक आपको एक रेटिंग देना पड़ता है। पहला एक कहाँ पैदा होगा, एक होगा आपका नेग्लिजिबल क्या होता है, जैसे कि नॉट लाइकली टू कॉज इंजरी और इल हेल्थ, आपका इंजरी वगैरह होने का कहीं पे कुछ खतरा है नहीं है तो आप 1 दे सकते हो। माइनर होता है आपका 2 के लिए, माइनर होता है जैसे कि इंजरी और इल हेल्थ रिगार्डिंग फर्स्ट एड है तो आप उस रिलेटेड माइनर आप उसको कंसिडर कर सकते हो। मॉडरेट होता है आपका 3 जो कि इंजरी बट मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, और उसमें आपका डिसेबिलिटी जो है वो टेम्पररी डिसेबिलिटी होता है, और इसमें आपको मॉडरेट में 3 दे सकते हो जैसे कि लेस देन 4 है। और आपका जो मेजर है ग्रेटर देन 4 में आप ले सकते हो, और इसमें ये होता है कि सीरियस इंजरी होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, और ऑक्यूपेशनल डिजीज जैसे कि आपका मेजर फ्रैक्चर हो गया, मल्टीपल इंजरी हो गया, ऑक्यूपेशनल जैसे कि कैंसर हो सकता है, कि एक्यूट टू पॉइजनिंग हो गया, या आप मेजर में कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे आपको मोर देन 4 डेज लेता है उसको रिकवरी करने में। और आपका जो कैटास्ट्रोफिक होता है और इसमें होता है आपका 5, जैसे कि कुछ डेथ हो गया, नहीं तो आपका मल्टीपल इंजरी हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, तो आप इसको 5 ले सकते हो। इस बेसिस में आपको देखना पड़ेगा कि सिवियरिटी आपका जो हजार्ड है उसके रिलेटेड सिवियरिटी कितना है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइकलीहुड में, देखेंगे क्या एल कलम में जो हम स्कोरिंग देंगे, एल कलम वो भी 1 से 5 तक रहता है आपका, जहाँ पे रेयर है कभी कभार होगा तो नॉट एक्सपेक्टेड अकर बट स्टिल पॉसिबल, तो आप उसको 1 दे रहे हो। और रिमोट में होता है नॉट लाइकली टू अकर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, आप उधर 2 देते हो। ओकेजनल में आप 3 देते हो, और फ्रिक्वेंट के लिए आप जैसे कि 4 देते हो, और ऑलमोस्ट सर्टन है और दैट मीन्स कंटिन्यूअल है, आप रिपीटिंग है रिपीटेड है, और आप इसको 5 देते हो। यह आपका होता है लाइकलीहुड का स्कोरिंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ आरपीएन नंबर आप कैसे डिसाइड करोगे ये कौन से रिस्क लेवल में है। जैसे कि आप पहले कॉलम में ले लेंगे सिवियरिटी और रो में हम लेंगे लाइकलीहुड। ऑलरेडी ये हमने रिस्क असेसमेंट में देखा था और दोबारा देख लेते हैं इधर। जैसे कि सिवियरिटी में आप ले रहे हो कि कैटास्ट्रोफिक 5, मेजर, मॉडरेट, माइनर एंड नेग्लिजिबल, दैट मीन्स 5 to 1 कलम में। और आपका लाइकलीहुड है जो कि 1 से रेटिंग लेते हुए आपका 5, जैसे कि ऑलमोस्ट सर्टन दैट मीन्स रिपीटेड, और इसमें आप 1, 2 रिमोट लेते हो 2, ओकेजनल 3, फ्रिक्वेंट 4, ऑलमोस्ट सर्टन 5। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है
जैसे कि रेयर के साथ आप कैटेस्ट्रोफिक जो 5 है आप मल्टीप्लाई करते हो वो हो जाएगा आपका 5, और 1 के साथ आप 4 मल्टीप्लाई करते हो तो होता है 4। तो ऐसा आपका आता है 5 4 3 2 1 पहला रेयर के लिए। रिमोट के लिए आपका आता है 10 8 6 4 2। ओकेजनल के लिए आपका आता है 15 12 9 6 3। फ्रीक्वेंट के लिए आपका आता है 20 16 12 8 4। ऑलमोस्ट के लिए 15 25 20 15 10 एंड 5। तो आप देखते हो कि 15 से आपका मैनेजमेंट टीम डिसाइड करता है कि मान लीजिए आपका 10 12 को कंसिडर करना है, या जो हाई रिस्क में आप किसको कंसिडर जनरली लिया जाता है। जनरली लिया जाता है कि 15 के ऊपर है आपका वो हाई रिस्क है, और इन बिटवीन 4 to 15 है, मतलब 14 तक है, आप उसको मीडियम में लेते हो, और जो लो रिस्क होता है वो होता है 1 to 3। तो इस बेसिस में आप बता सकते हो कि आपका आरपीएन नंबर क्या आया, और उस बेसिस में आप बताओगे उस प्रोसेस में आपका रिस्क हाई है या मीडियम है या लो है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स दिखता कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस आरपीएन नंबर। हमने जो इधर देखा कि 1 से 25 तक आपका सीवियरिटी हो सकता है, तो उस बेसिस में आपका रिस्क मैट्रिक्स कैसे बनता है। आपका जो रिस्क मैट्रिक्स है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा आरपीएन नंबर के हिसाब से, तो ये आपका रिस्क लेवल है, जैसे कि लो मीडियम एंड हाई रिस्क। और जो लो था वो था आपका 1 से 3, और मीडियम है 4 से 14, और जो हाई रिस्क है वो होता है 15 से 25। तो ये होता है आपका हाई रिस्क। और लो रिस्क के लिए आप एक्सेप्टेबल होता है, मॉडरेट रिस्क है वो टॉलरेबल है, उसके लिए आपको एक्शन कुछ लेना पड़ता है, और कुछ जैसे कि कुछ ट्रेनिंग हो गया, कुछ पीपीच मैट्रिक्स हो गया, या आपका कुछ दे सकते हो इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया, या हमने जो बात किया था इंजीनियरिंग कंट्रोल हो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एसएल ईएल जो भी हमने पहले से वीडियो में देखा था उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जो हाई रिस्क है जब तक वो पूरा मतलब वो तो उसका जो रिस्क लेवल है वो मीडियम रिस्क लेवल तक आ नहीं रहा है, तब तक आपको उसको चलाना नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको इधर एलिमिनेट करना है या सब्स्टिट्यूट करना है, या उसको इंजीनियरिंग चेंजेस बिग इंजीनियरिंग चेंजेस करते हुए उसको प्रोसेस को चेंज कर देना चाहिए, सो दैट जो रिस्क है हाई रिस्क है वो मीडियम रिस्क में कन्वर्ट हो सके, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो लो रिस्क में आप क्या करते हो, इसमें आपका होता है कि नो एडिशनल रिस्क कंट्रोल मेजर्स इज नीडेड, और इसमें होता है कि फ्रीक्वेंट रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। आप फ्रीक्वेंट रिव्यू कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो आपका इंश्योर करते हो कि जो रिस्क लेवल है वो नेक्स्ट फेज में नहीं जा रहे, मतलब वही लो में ही आपका स्टेबल में है। नेक्स्ट होता है आपका मीडियम रिस्क और टॉलरेबल। उसमें होता है कि द केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ हैजर्ड शुड बी कैरिड आउट टू इंश्योर दैट द रिस्क लेवल इज रिड्यूस्ड एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल, दैट मीन्स अलार्प विद इन ए डिफाइंड टाइम पीरियड। और हमने अलार्प के ऊपर हमने ऑलरेडी बात किए हैं, आप उसको जरूर देखिए। इसके साथ साथ आपका इंटरिम रिस्क कंट्रोल मेजर सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स पीपीज मैट्रिक्स में बी इम्प्लीमेंटेड व्हाइल लॉन्गर टर्म मेजर्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, दैट मीन्स मैनेजमेंट अटेंशन इज रिक्वायर्ड। ये होता है आपका मीडियम रिस्क के लिए आप क्या एक्शन ले सकते हैं। और हाई रिस्क जो कि नॉट एक्सेप्टेबल में के लिए क्या होता है, क्या रिकमेंडेशन आपका रहेगा, तो आपका रहता है कि हाई रिस्क लेवल मस्ट बी रिड्यूस्ड टू एटलीस्ट मीडियम रिस्क बिफोर वर्क कमेंस। आप काम करने से पहले आप इंश्योर करना चाहिए कि जो हाई रिस्क है वो कम से कम उसको मीडियम रिस्क तक कैसे लाया गया है कि नहीं लाया गया, उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी इंटरनल रिस्क कंट्रोल मेजर्स। रिस्क कंट्रोल मेजर शुड नॉट बी ओवरले डिपेंड ऑन पीपीज एंड अप्लायंसेस। आप पीपी मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करते हुए वो काम नहीं कर पाओगे हाई रिस्क एरिया में, या आपका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेते हुए भी आप काम नहीं कर सकते हो। और मैनेजमेंट रिव्यू इज रिक्वायर्ड बिफोर वर्क कमेंस, और इसमें मैनेजमेंट का रिव्यू बड़ा जरूर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क कंट्रोल, जो कि लास्ट जो रिस्क असेसमेंट फॉर्मेट का कैसा होता है वो देखेंगे। तो एडिशनल रिस्क कंट्रोल क्या होता है, टू एलिमिनेट रिड्यूस एंड कन्फाइन द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। उसमें देख लेते हैं रिस्क कंट्रोल आपका कैसा है। तो ये फॉर्मेट में हमने रिस्क कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि एडिशनल कंट्रोल क्या है, और एडिशनल कंट्रोल के ऊपर उसी हिसाब से आपको सीवियरिटी, लाइक्लीहुड और उसका आरपीएन निकालना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है कुछ प्लान और ड्यू डेट और कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और उसके साथ तो उसका रिमार्क्स भी आप लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू कंट्रोल रिस्क। तो हाउ टू कंट्रोल रिस्क में हम देखेंगे कि आपका जो रिस्क है वो जनरली आप कैसे कंट्रोल करें, जैसे हायरार्की ऑफ कंट्रोल, एंड उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में हम देखेंगे आप एलिमिनेट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल भी ले सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में भी ले सकते हो, और कुछ पीपी मैट्रिक्स भी देखते हुए आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। लेकिन जो इफेक्टिव होता है वो एलिमिनेट करने से लेते हुए, और इम्पैक्ट जो है पीपी में थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि आपका चेंज द वर्क प्रोसेस एक एग्जाम्पल हो गया आपका
इलिमिनेशन का। सब्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे कि रिप्लेस मेटल गियर विथ पुली विथ बेल्ट, आप उसका यूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या है, इंप्लीमेंट नॉइजी मशीन एनक्लोजर, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल का एक एग्जांपल हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का क्या होता है, जैसे कि इंप्लीमेंट वर्क रोटेशन। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या हो सकता है, जैसे कि प्रोवाइड हियरिंग प्रोटेक्टर। तो ये होता है कि नॉइज कंट्रोल के लिए आपने एग्जांपल देखा, और इसका हायरार्की वाइज हमने कंट्रोल उसके कैसे कंट्रोल करेंगे उसके ऊपर हम बात किए। तो इसमें हम ऑलरेडी बात कर लिए कि हाउ टू कंट्रोल रिस्क। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑल पॉसिबल कंट्रोल कैसा होता है और एडिशनल कंट्रोल में आप कैसे भरोगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहला हो जाएगा कि लिस्ट ऑल पॉसिबल कंट्रोल्स इन द एडिशनल कंट्रोल कॉलम। जो भी पॉसिबल कंट्रोल मैकेनिज्म है आप एडिशनल कंट्रोल मैकेनिज्म में आपको भरना पड़ता है, और उसमें देखना पड़ता है कि उसको रीवैल्यूएट करना पड़ता है कि उस आपने एडिशनल कंट्रोल लेने के बाद उसका सिवियरिटी क्या रहेगा, लाइक्लीहुड जो एल होता है वो कितना रहेगा, और उस बेसिस में आपको दोबारा आरपीएन कैलकुलेट करते हो, और साथ साथ कौन पर्सन इसको इंप्लीमेंट करेगा, ड्यू डेट क्या रहेगा, और उसका कुछ रिमार्क्स भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने इधर देखेंगे, जैसे कि जो फॉर्कलिफ्ट ऑपरेशन के लिए हम एडिशनल कंट्रोल में क्या होता है, जैसे कि सेम एग्जांपल जो कि फॉर्कलिफ्ट ऑपरेशन है उसमें हम कुछ स्पीड लिमिट लगा दिए, सो दैट इससे ज़्यादा स्पीड से वो गाड़ी चला नहीं पाएगा, और ये मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका जो सिवियरिटी रहेगा 4, और लाइक्लीहुड कभी जो एक्सीडेंट होने का जो चांस है वो कम हो गया, पहले था वो 2 अभी वो हो गया 1, तो चांस जो है वो कम हो गया, सो दैट आपका आरपीएन जो है वो 4 हो गया, पहले था 8 जो कि लाइक्लीहुड था 2 और इसमें लाइक्लीहुड आपका 4 हो गया। एडिशनल कंट्रोल हम कैसे भरेंगे, तो सेम जो एग्जांपल था कि फॉर्कलिफ्ट ऑपरेशन के लिए हमने कुछ स्पीड लिमिट लगा दिया, सो दैट फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर चाहते हुए भी उससे ज़्यादा स्पीड से चला नहीं पाएगा। सो आपका जो लाइक्लीहुड है वो कम हो गया, पहले लाइक्लीहुड हम देखे थे कि वो 2 था, इसलिए आपका आरपीएन 8 था, और लाइक्लीहुड अभी 1 हो गया, सो दैट आपका आरपीएन ये 4 में आ गया। तो ये न्यू लेवल ऑफ रिस्क, तो आपका इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा, ड्यू डेट और रिमार्क्स में आपको देखना पड़ता है, उस बेसिस में आपको एडिशनल कंट्रोल और उसको रीवैल्यूएट करना पड़ता है आरपीएन को। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे। दैट मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, और उसका ड्यू डेट क्या रहेगा, और इसका एक रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है, और जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्रेस है इसके ऊपर आपको अपडेट देना पड़ता है जो रिस्क असेसमेंट टीम को। थोड़ा सा एग्जांपल में देख लेते हैं। सेम एग्जांपल फॉर्कलिफ्ट ऑपरेशन में आपने कुछ लिमिट स्विच लगाने के बाद के जो कि स्पीड लिमिट को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें आपने कुछ नाम दे दिए कौन इसको करेगा और उसका ड्यू डेट क्या है और ये डेट, और आपका जब ऑडिट चलेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि हम किस स्टेज तक आ गए और क्या क्या एक्शन हमारा खत्म हो गया और क्या क्या एक्शन हमारा अभी पेंडिंग है और कब तक वो खत्म हो जाएगा। उसके बारे में आपको जो असेसर टीम है, रिस्क असेसमेंट टीम है, आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हो ऑडिट के दौरान। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑब्टेन एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट अप्रूवल। तो उसमें रहता है कि मैनेजमेंट का एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जो रिस्क असेसमेंट फॉर्म का अप्रूव करते हैं और प्रिपेयर करते हैं एक्शन प्लान टू इम्प्लीमेंट द मेजर्स, और इम्प्लीमेंट रिकमेंडेड रिस्क कंट्रोल मेजर्स के ऊपर भी बात करते हैं, और ये जो एक्शन प्लान है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं। द हैजर्ड्स एंड देयर कंट्रोल्स, कम्युनिकेट द हैजर्ड्स एंड देयर कंट्रोल में हम देखेंगे क्या होता है इसमें कि नेचर ऑफ रिस्क क्या है, और एनी मेजर्स और सेफ वर्क प्रोसीजर इंप्लीमेंटेड हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपको देखना पड़ता है कि उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, एलिमिनेट करेंगे रिस्क को, उसके ऊपर ये बात करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कैसा होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्लान में होता है जैसे कि टूल बॉक्स मीटिंग, जैसे कि आपको ब्रीफिंग करता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी वर्क। दिस मीन्स आपको वीडियो दिखाते हैं, आपको बताना चाहिए मैकेनिकल लिफ्टिंग कैसा होता है, मशीन ऑपरेशन मेंटेनेंस कैसा करोगे, आपका जो वर्किंग इन नॉइजी एनवायरनमेंट आप कैसे करोगे। ये के कम्युनिकेशन चैनल होता है, वीडियो के थ्रू आप बताते हो, या आपका जो मीटिंग है उसमें आप ब्रीफ कर सकते हो। तो आपका इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स में आपका क्या मैनेजर का रोल रहता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंप्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स में मैनेजर का जो काम होता है वो इंप्लीमेंट करता है रिस्क कंट्रोल मेजर्स को, और इंश्योर करते हैं जो कि एक्शन प्लान जो है अवेलेबल है और उसको मॉनिटर करते हैं, और इंप्लीमेंट करते हैं कि कुछ टाइमलाइन और पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ ही कुछ नया एक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, और इंश्योर करते हैं कि रिस्क कंट्रोल मेजर्स जो कि इंप्लीमेंट हुआ है वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसको इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑडिट एंड रेगुलर इंस्पेक्शन। ऑडिट एंड रेगुलर इंस्पेक्शन में ये देखा जाता है कि रेगुलर इंस्पेक्शन और ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो रिस्क कंट्रोल मेजर्स है वो इफेक्टिव नहीं है या नहीं है, आप ऑडिट के थ्रू आप उसको फाइंडिंग करते हो।
नेक्स्ट हम देखेंगे रिव्यू ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस, आप कैसे करोगे। सो रिव्यू ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस, इसमें देखा जाता है कि आपको रिव्यू करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है रिस्क असेसमेंट, और एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर आपको इसको रिव्यू और रिवाइज करते हो जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को। और इसमें आप देखते हो कि आफ्टर इंसिडेंट, नियर मिस और डेंजर और अक्यूरेंस आप उसको कंसिडर में लेते हो। और सिग्निफिकेंट चेंज होता है इन वर्क प्रोसेस, फैसिलिटीज, वर्क प्रैक्टिस और वर्क प्रोसेस प्रोसीजर्स, चेंज इन वर्क प्लेस कंडीशन एंड लेआउट, उसी बेसिस से आपको कहीं पे कुछ चेंजेस हुआ है तो आपको रिस्क असेसमेंट जो प्रोसेस है और जो फॉर्मेट है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होता है, जैसे कि गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेटरी आ गया, उस बेसिस में भी आप चेंज कर सकते हैं जो कि वर्क प्लेस सेफ्टी हेल्थ रिस्क रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिकॉर्ड कितना दिन हम रखेंगे, जो कि 4th है रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर। तो मस्ट बी अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, जब भी किसी को ज़रूरत पड़े वो अवेलेबल होना चाहिए, इसके ऊपर बात करता है। तो ये इंश्योर करता है कि इंश्योर रिस्क असेसर रिकॉर्ड्स टू बी रेडिली अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, दैट मीन्स रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड्स इंक्लूड योर रिस्क असेसमेंट फॉर्म और रिस्क असेसमेंट रजिस्टर, रिस्क कंट्रोल मेजर्स रिकॉर्ड, सेफ वर्क प्रोसीजर, ट्रेनिंग प्रोसीजर। तो ये बात करता है कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़े, कहीं पे कुछ वेरिफिकेशन या थर्ड पार्टी गवर्नमेंट का वेरिफिकेशन हो, वो जो डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल हो और उसको आप सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कीप फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, आपको रिकॉर्ड 3 साल के लिए कम से कम रखना पड़ता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो रिकॉर्ड है आपको मैनेजर का काम होता है कि जो रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड है वो एटलीस्ट 3 साल के लिए उसको रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू असेस योर रिस्क, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क कंट्रोल। सो हमने ऑलरेडी 3 वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट किया है और ये 4th वीडियो है, हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।